Hello everyone, myself सुयश and I am a first year MBBS student. तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. वी विल टॉक अबाउट रास. तो रास को हम लिखेंगे इट इज़ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन. सो बेसिकली रेनिन एंजाइम और ये दो हार्मोन इंक्लूड होते हैं रास में. और इसका जो जो रास एक्सिस है, इसका बॉडी में मेन रोल ये होता है कि इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बीपी. ये बीपी की रेगुलेशन में हेल्प करता है. एंड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये इट इज़ अ लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन. ये एक लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन का मैकेनिज़्म है. सपोज़ किसी पेशेंट को हेमरेज हुआ है एंड हेमरेज होने से उसकी जो बॉडी का जो ब्लड लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है. उससे ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है. देन ब्लड वॉल्यूम कम होने से बॉडी में बीपी कम हुआ है. तो बॉडी एक लॉन्ग टर्म पर एक मैकेनिज़्म चलाती है दैट इज़ नोन एज रास मैकेनिज़्म. और ये जो बीपी है इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है. सिमिलरली शॉर्ट टर्म के भी मैकेनिज़्म होते हैं सच एज दी बेरो रिसेप्टर मैकेनिज़्म. वो हम किसी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे. इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन मैकेनिज़्म दैट इज़ रास. सो अब स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली रास को पढ़ने के लिए सबसे पहले सपोज दिस इज़ अवर सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है हमारी. एंड यहाँ पर हम बना लेते हैं ये हमारे नेफ्रॉन्स, बोमेन कैप्सूल, थिक डिसेंडिंग लिम्ब और फिर आएगा थिक असेंडिंग लिम्ब और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट. ये हमारे नेफ्रॉन्स. तो सबसे पहले यहाँ से हम दिखा देते हैं कि जो इसकी एफरेंट आर्टेरियोल्स आते हैं टूवर्ड्स द किडनी. एफरेंट आर्टेरियोल्स आते हैं किडनी की तरफ और यहाँ पर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाते हैं. ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है. एंड जब वो आगे जाएंगे फिर वो फर्दर इट फॉर्म्स पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क. पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू फिर ये वेन के थ्रू ब्लड वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है. वेन के थ्रू ब्लड वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया. सो सबसे पहले अगर बॉडी में हुआ है हेमरेज, वी विल टेक दिस कलर. यहाँ पर जैसे सपोज करिए कि बॉडी में हुआ है हेमरेज, बॉडी में ब्लड लॉस हो गया है काफ़ी. जब ब्लड लॉस कम हुआ तो यहाँ पर रीनल परफ्यूजन कम होगा. और जो यहाँ पर ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो विल ऑल्सो डिक्रीज. ग्लोमेरुलर कैपिलरी की तरफ ब्लड फ्लो काफ़ी डिक्रीज होगा. तो यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं हमारे पास. यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाते हैं. जो ब्लैक से डिनोट किया है, दीज आर दी मैक्यूला डेंसा सेल्स. दीज आर दी मैक्यूला डेंसा सेल्स. और जो रेड से किया है दीज आर दी पोल्केसिन सेल्स. और इनके बीच में कुछ और सेल्स होते हैं. दे आर नोन एज दी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और दी लेसिस सेल्स. दीज आर नोन एज दी लेसिस सेल्स. ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू मेसेंजियम का काम करते हैं. तो जो ये तीनों हैं पोल्केसिन सेल, लेसिस सेल एंड मैक्यूला डेंसा सेल, ये तीनों मिलके बनाते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस.
तो अगर इन सेल्स की बात करें, दीज आर दी पोल्किसिन सेल्स, दीज आर दी लेसिस सेल्स, और नीचे की तरफ वी हैव दी मैक्यूला डेंसा सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स। जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं, दीज आर दी कीमो रिसेप्टर्स, ये सोडियम के लेवल को डिटेक्ट करेंगे। और जो हमारे पास पोल्किसिन सेल्स हैं, दीज आर दी बेरो रिसेप्टर्स। तो हमने देखा जब हमारे पास हेमरेज हुई तो ब्लड फ्लो कम आया। जब ब्लड फ्लो कम आएगा तो जो हमारे पास यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं ये डिटेक्ट करेंगे कि ये यहाँ पर ब्लड फ्लो कम आया है, तो पोल्किसिन सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। एंड पोल्किसिन सेल फर्दर एक एंजाइम रिलीज करेंगे, उसका नाम होगा रेनिन। नाउ दे विल रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड एज रेनिन। रेनिन को हम इसमें स्टार से डिनोट कर देते हैं। रेनिन रिलीज कर देंगे इनटू द ब्लड फ्लो, और फिर ये रेनिन यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलरी कैपिलरी नेटवर्क और वेन्स के थ्रू होते हुए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाएगा। अब आपके पास रेनिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गया। एक मैकेनिज़्म तो ये है कि ये बेरो रिसेप्टर्स हैं, पोल्किसिन सेल्स, दीज आर दी बेरो रिसेप्टर्स। इन्होंने प्रेशर को सेंस किया और इन्होंने देखा कि यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रेशर कम है, तो इन्होंने रेनिन सिक्रीट किया। एंड सेकेंड मैकेनिज़्म इज़ दैट कि जब हमारे पास यहाँ पर ब्लड फ्लो कम है तो फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर है वो भी काफ़ी कम रहेगा। जब फिल्टर कम हुआ है तो यहाँ पे पीसीटी सेल्स होते हैं। पीसीटी सेल्स ये बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं सोडियम को। तो जब हमारे पास यहाँ पर फ्लो ही कम आ रहा है एंड स्लोली फ्लो जा रहा है, तो जो पीसीटी सेल्स हैं उन्हें मौका मिल जाएगा, मतलब उन्हें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि वो सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब कर सकें। काफ़ी अमाउंट ऑफ सोडियम पीसीटी रीएब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम है और ये स्लोली जाएगा। तो पीसीटी सेल्स को जैसे स्लोली नीचे की तरफ जा रहा है तो इनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा इनसे सोडियम एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड जब वो यहाँ पहुँचेंगे, थिक असेंडिंग लिम्ब में पहुँचेंगे, तो जो आपका सोडियम का लेवल है वो यहाँ पर कम होगा। तो जो हमारा मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर बताया दीज आर दी कीमो रिसेप्टर्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सेंस कर लेंगे कि सोडियम यहाँ पर कम आया है, तो ये इससे आइडिया लगा लेंगे कि यहाँ पर रीनल जो परफ्यूजन है वो कम है। वो फर्दर एक्टिवेट कर देंगे, हमारे पोल्किसिन सेल को स्टिमुलस देंगे और वो फिर से रेनिन सिक्रीट करने के लिए और एक फर्दर स्टिमुलस देगा, और फिर ये रेनिन और अमाउंट में रिलीज़ हो जाएगा। तो हमने देखा कि रेनिन सिक्रीट करने के दो मैकेनिज़्म हैं। फर्स्ट मैकेनिज़्म है डायरेक्टली जब हमने बेरो रिसेप्टर्स ने काम किया, दैट इज़ दी पोल्किसिन सेल्स, और सेकेंड मैकेनिज़्म है जब सोडियम कम आया तो कीमो रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए। कीमो रिसेप्टर्स है हमारे यहाँ पर मैक्यूला डेंसा सेल्स, और इन दोनों ने मिलके रेनिन सिक्रीट करवाया, और इन दोनों ने मिलके जो ये रेनिन है इसको सिक्रीट करवाया। ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं। फिर जब रेनिन सिक्रीट हो गया एक बार, तो लीवर जो है हमारा वो सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन, उसको हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं लीवर को। यहाँ पर सपोज दीज आर आवर लीवर, इसके अंदर हिपेटोसाइट्स हैं, जो लीवर के बेसिक सेल्स होते हैं हिपेटोसाइट्स, वो सिक्रीट करते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन को हम डिनोट करते हैं सर्कल से, ग्रीन सर्कल। तो जो ये रेनिन है, एंजियोटेंसिनोजन आए और ये एंजियोटेंसिनोजन रेनिन को चेंज कर देंगे, को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू एंजियोटेंसिनोजन 1। ये इसको एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर हमारे पास लंग्स है,
दीज आर आवर लंग्स। तो लंग्स का जो पल्मोनरी बेड होता है, इसमें एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। तो जब एंजियोटेंसिन 1 यहाँ से पास करेगा तो जो ये हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स हैं पल्मोनरी बेड्स में, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज़ नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। दैट इज़ नोन एज, एक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर जिनका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये इस पे एक्ट करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 पे एक्ट करते हैं एंड फर्दर उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमने देख लिया यहाँ तक, रेनिन आया, उसने फिर लीवर ने एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस किया, एंजियोटेंसिनोजन ने एंजियोटेंसिन रेनिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, और एंजियोटेंसिन 1 को जो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम है पल्मोनरी बेड्स में, एंडोथीलियल पल्मोनरी बेड्स में, वो कन्वर्ट कर देता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। तो जो एंजियोटेंसिन 2 है इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। बेसिकली एक वेसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, वेसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है और ये एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड में और एल्डोस्टिरोन को रिलीज़ करवाता है। अब हम देखेंगे कि इसके मेन क्या क्या फंक्शंस हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे कि जो एंजियोटेंसिन 2 है, एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या क्या करता है। सबसे पहले इट इज़ बेसिकली अ वीनो कंस्ट्रिक्टर। बेसिकली इट इज़ अ वीनो कंस्ट्रिक्शन। जब इसने वेन्स को कंस्ट्रिक्ट किया तो जो वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हुआ तो कार्डियक फिलिंग बढ़ेगी, कार्डियक फिलिंग बढ़ी, then there will be increase in the end diastolic volume which will further lead to increase in the end diastolic pressure। जब end diastolic pressure हुआ तो जो स्ट्रेच है वेंट्रिकल्स पर, जो स्ट्रेच है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड जब स्ट्रेच इंक्रीज़ हुआ देन अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, जब ज़्यादा स्ट्रेच होता है तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा स्ट्रेच हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हुआ, एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसकी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई, एंड जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। पहला इंपॉर्टेंट रोल तो ये है इसका कि इसने सिस्टोलिक बीपी को इंक्रीज़ कर दिया। इसको दूसरे कलर से करते हैं। इसने सिस्टोलिक बीपी बढ़ा दिया। फर्स्ट रोल इज़ दिस। अब हम अगला रोल देखते हैं इसका। वीनो कंस्ट्रिक्शन से सिस्टोलिक बीपी बढ़ा। अब अगला रोल है इसका, ये फर्दर आर्टीरियलो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है। इसने आर्टीरियलो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाया। जब आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हुए तो जो ब्लड है इट विल रिमेन मोर ऑन द आर्टीरियल साइड। ब्लड जो है वो रिटेन कर गया ऑन आर्टीरियल साइड, आर्टीरियल साइड पे ब्लड रिटेन कर गया, उससे प्रेशर इंक्रीज हुआ ऑन द आर्टीरियल ट्री इवन ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल पर भी प्रेशर इंक्रीज हुआ। जब डायस्टोल पर प्रेशर इंक्रीज हुआ इवन ऑन द डायस्टोल, तो हम बोलेंगे कि जो डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। इसने सिस्टोलिक बीपी बढ़ाया और या आर्टीरियलो कंस्ट्रिक्शन ने डायस्टोलिक बीपी बढ़ाया। सो बेसिकली जो बीपी कम हुआ था, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था ड्यू टू द हेमरेज, ब्लड लॉस की वजह से जो बीपी कम हुआ था, तो जो रेनिन ने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 से फिर एंजियोटेंसिन 2 में, तो इसने सिस्टोलिक बीपी भी बढ़ाया इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज द ब्लड प्रेशर, और फिर डायस्टोलिक बीपी भी बढ़ाया। ये पहला फंक्शन था इसका। अब देखते हैं अगला फंक्शन क्या है। वी विल टेक ब्राउन कलर। तो जो एंजियोटेंसिन 2 होगा, तो जो एंजियोटेंसिन 2 होगा, ब्लैक ले लेते हैं, एंजियोटेंसिन 2। अब इसके कुछ और फंक्शंस देखते हैं।
पहला तो था कि इसने सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी बढ़ाया। जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और जो जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर की सेल्स होती है उससे रिलीज़ करवाता है एल्डोस्टिरोन को। उससे इसने रिलीज़ करवाया एल्डोस्टिरोन। तो हम देखते हैं यहाँ पर है हमारा, हम एक प्रिंसिपल सेल बनाएंगे। ये हमारा प्रिंसिपल सेल है नेफ्रॉन का। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जब एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले ये सोडियम पोटेशियम के जो एटीपेज हैं उनका लेवल बढ़ा देता है। ओके, सोडियम पोटेशियम एटीपेज के लेवल इंक्रीज कर दिया और ये सोडियम चैनल्स बढ़वा देता है। नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स बढ़ा दिए एंड नंबर ऑफ पोटेशियम चैनल्स भी इंक्रीज कर देता है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज बढ़े तो यहाँ से सोडियम बाहर की तरफ जाएगा, आउट आउट आउट, सोडियम आउट ऑफ द सेल, और जो पोटेशियम है इट विल कम इनसाइड, और जो पोटेशियम है ये अंदर की तरफ आएंगे। तो जब पोटेशियम अंदर की तरफ आया तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा कि यहाँ पर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा और बाहर की तरफ यहाँ पर सोडियम बढ़ जाएगा और अंदर की तरफ सोडियम कम हो जाएगा। आउटर साइड पे सोडियम ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा है। तो अब हम जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है ये वापसी से ल्यूमिनल साइड की तरफ आ जाएगा और जो यहाँ पर सोडियम की डेफिसिट है यहाँ पर, तो उसको देखते हुए सोडियम ल्यूमिनल साइड से अंदर की तरफ आएगा और जो बेसोलेटरल साइड पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है उसके थ्रू सोडियम बाहर जाएगा। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर सोडियम की मूवमेंट और यहाँ पर पोटेशियम की मूवमेंट, इसकी वजह से जो पोटेशियम है वो यूरिन में काफ़ी आएगा एंड जो सोडियम जब गया तो हम एक जनरल रूल होता है कि जब भी सोडियम जाता है तो वाटर उसे फॉलो करता है। तो वाटर भी इसी के साथ ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवा देता है एंड जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देन इट विल लीड टू इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक बार इसको समराइज कर देते हैं। तो जो एल्डोस्टेरोन का हमने फंक्शन देखा, एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, एल्डोस्टेरोन ने रीअब्जॉर्ब करवाया सोडियम को कॉमा वाटर को इन ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया बेसिकली, एंड जो पोटेशियम था उसको सिक्रीट करवाया, एक्स्ट्रा पोटेशियम सिक्रीट करवाया इनटू यूरिन। अब हम देखेंगे कि इसका क्या रोल होगा। वी विल टेक ग्रीन कलर। तो जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, जब वाटर ही एब्जॉर्ब किया तो बेसिकली बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ज़्यादा वॉल्यूम रिटेन रहा, देन इट विल लीड टू इंक्रीज इन द वीनस रिटर्न बढ़ा तो सिमिलरली जैसे पहले देखा था हमने कि वीनस रिटर्न बढ़ा तो कार्डियक वेंट्रिकुलर की फिलिंग बढ़ेगी, कार्डियक वेंट्रिकुलर फिलिंग विल इंक्रीज। फिलिंग बढ़ी तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी बढ़ेगी, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन दी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इससे भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब हम इसको मार्क कर देते हैं हाइलाइटर से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ था ड्यू टू हेमरेज, इसने उसको नॉर्मलाइज करने के लिए और एक रिलीज़ करवाया एल्डोस्टेरोन, जिसने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब इसका नेक्स्ट रोल देखेंगे। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है, इट्स रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द हाइपोथैलेमस पर भी इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब इसने इसको स्टिमुलस दिया हाइपोथैलेमस को, तो इसने जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, और उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है स्टोर करने के लिए।
तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन पोटेंशियल बढ़ा, तो जो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस में नोन एज द सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस, वहाँ से एडीएच रिलीज होने लग गया। जब एडीएच रिलीज हुआ, देन एडीएच एक्ट करेगा ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डीसीटी, एंड ये वाटर को वापसी से रीएब्जॉर्ब कराएगा। एडीएच को हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एडीएच इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन, और एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इनटू द यूरिन। अगर हमने एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इनटू द यूरिन को प्रिवेंट करना है तो उसमें हमने लगा दिया एंटी, तो वो प्रिवेंट करेगा, इसने वाटर को खींच लिया ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और जो यूरिन आया वो कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा। तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि वाटर इसने रिटेन कर दिया, इट विल लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा, फिर वही साइकिल कंटिन्यू होगी, कार्डियक फिलिंग बढ़ेगी, कार्डियक फिलिंग इंक्रीज, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी एक बार तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, तो फाइनली इसने भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा दिया। तो ये भी बीपी नॉर्मलाइज करने के लिए इसने सिस्टोलिक बीपी को इंक्रीज करवा दिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके अगले फंक्शंस देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला फंक्शन देखेंगे इसका कि जो एंजियोटेंसिन 2 है, इट इज़ अ सुपर स्टिमुलेटर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सुपर स्टिमुलेटर होता है, जिससे ये इंक्रीज करवाता है द सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो, सेंट्रल लिख देते हैं इसको, सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करवाया। जब ये इंक्रीज हुआ तो इसने जो गैंग्लिया होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग, उसको स्टिमुलेट करवाया। इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के, उसने इसको स्टिमुलेट करवाया। तो जब अगर नॉर्मल केस में देखें तो जब यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, तो जितने काम का नॉरएपिनेफ्रिन है, ये हमारा टारगेट टिश्यू है, तो जितना एक्साइट करना है टारगेट टिश्यू, जैसे वीनस स्मूथ मसल हो गए एंड आर्टीरियल स्मूथ मसल एंड मायोकार्डिया, तो जितना भी नॉरएपिनेफ्रिन है वो सिर्फ काम का नॉरएपिनेफ्रिन यूज़ हो जाता है एंड बाकी रीअपटेक हो जाता है, रेस्ट ऑफ देम इज रीअपटेकन, मेनली नियरली 80% तक रीअपटेक हो जाता है। पर जब यहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 आया तो ये रीअपटेक नहीं होने देता है। जब रीअपटेक नहीं हुआ तो जो एक्स्ट्रा नॉरएपिनेफ्रिन पड़े थे यहाँ पे, उनका लेवल बढ़ जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन बढ़े तो ये बार बार इसको स्टिमुलस देते रहेंगे, दैट विल लीड टू इसकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ी, तो जैसे हमने बात की कि टारगेट टिश्यू क्या क्या होते हैं, वीनस स्मूथ मसल, आर्टीरियल स्मूथ मसल और मायोकार्डिया। जब इसने इसको स्टिमुलेट किया तो वीनस कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सो सिमिलरली जैसे हमने शुरू में देखा था, जब आर्टीरियल की कंस्ट्रिक्शन हो गई तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड जब वीनस की वेन्स की कंस्ट्रिक्शन हो गई, वीनस स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट कर गए, तो उससे वीनस रिटर्न बढ़ा, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन कार्डियक फिलिंग, एंड सब्सिक्वेंटली देर विल बी इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड फर्दर इन द कार्डियक आउटपुट। और जब कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो वैसे ही हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। फिर इस मैकेनिज्म ने भी ट्राई किया कि मैं अपने जो बीपी है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूँ। इसको भी मार्क कर देते हैं हाइलाइटर लेके, और एक बार करते हैं। सो हमने देखा कि इसने क्या बढ़ाया, इसने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़वा दिया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको भी रिमेंबर कर देना कि यहाँ पर भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब कुछ फर्दर एक्शंस हैं एंजियोटेंसिन 2 के, कि जो एंजियोटेंसिन 2 है ये थर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट्स
थर्ड सेंटर को स्टिमुलस देता है, थर्ड सेंटर जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। तो इससे जो पर्सन है वो थर्स्टी रहेगा, बार बार पानी पिएगा, और जब थर्स्टी रहा तो उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, एंड सब्सिक्वेंटली जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा। वैसे करते हुए जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो बेसिकली यही रोल है एंजियोटेंसिन 2 के। एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करवाता है, थर्ड सेंटर को एक्टिवेट कराता है, हाइपोथैलेमस पे जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कराया इसने। और इसने ट्राई किया जी कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करें, कि जो हेमरेज में जो लॉस हुआ है, कि जो हेमरेज में ब्लड वॉल्यूम का लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए ये इंक्रीज़ कर लें, और जो बीपी है उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए। तो बेसिकली यही रोल है रास का। एक बार समराइज कर देते हैं सभी पॉइंट्स को। हमने क्या देखा कि जो रास है, जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, बॉडी से ब्लड लॉस बहुत हो गया इन केस ऑफ हेमरेज, या कोई और रीज़न की वजह से बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया, ब्लड का लॉस हो गया, तो बीपी कम होगा। तो इसमें रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो रेनिन होगा वो एक्टिवेट होगा थ्रू द एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 एक्टिवेट होगा बाय द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द पल्मोनरी एंडोथेलियल बेड। उससे वो चेंज होगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 वीनो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कराएगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करवाएगा, एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर की रिटेंशन कराएगा जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हमारा जो बीपी है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। रास जब एक्टिवेट किया, पर ये थोड़ा टाइम लगाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी। तो इसने रिजल्ट किया इनटू, इसने ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो जो पेशेंट होगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो इतना ही है रास मैकेनिज्म में। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।